हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हालचाल। आज आपका 9 नंबर क्लास होने वाला है रेस्क्यू मिशन में। उससे पहले हम लोग 8 क्लास कर चुके हैं। तो अब मेरे को बताइए जरा कि इस 8 क्लास के बाद आपको क्या लगता है 40 मार्क आपके जेब में आया कि नहीं आया। मेरे हिसाब से तो आ गया होगा, है कि नहीं। बहुत सारे कमेंट्स मेरे को मिल रहा है कि हाँ सर, हमें ये जो सीरीज है बहुत फायदामंद कर रहा होता है, बहुत फायदा हो रहा है। इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहिए। ऑब्वियसली मैं कंटिन्यू करते रहूंगा। और कुछ कमेंट्स भी है आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, सो दैट आपको भी मोटिवेशन मिलेगी। लोग ऐसे कह रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, एक बार ट्राई तो मार सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इन सब को सबके लिए मैसेज में देना चाहता हूं कि ये रेस्क्यू मिशन सब किसी के लिए, हर किसी के लिए है। पहली बार पढ़ रहा है या फिर दूसरी बार पढ़ रहा है या फिर वो ड्रॉप ले रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, ये रेस्क्यू मिशन ऐसे डिजाइन किया गया बेसिक से लेके आपको ऊपर चढ़ाया जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे डिराइव बहुत ज्यादा नहीं कर रहा होता हूँ। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी में देने का कोशिश कर रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक आपको देने का, प्रो ट्रिक जिसको कहेंगे, प्रो हैक्स जो है वो मैं आपको देने वाला हूं। न्यूमेरिकल से आपका डर खत्म करने वाला हूं। तो इस मिशन का यही मकसद है, यही मिशन है हमारा, रेस्क्यू करना है फिजिक्स को। तो कुछ कमेंट्स जो है, बहुत सारे कमेंट्स अभी हमें देख सकते हैं। ये बच्चा बोला कि सर आपके बात सुन के, उस दिन हमने एक बात किया था, उससे बोला कि आपके बात सुन के तो और मोटिवेशन आ गई है। अब तो करके रहेंगे, कुछ भी हो जाए। मीन्स कुछ भी हो जाए तो हम कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। मतलब व्हाइट कोट इसको पहनना ही पहनना है। बेटा पहन जाओगे तुम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये सीरीज रिवीजन सीरीज है क्या, पहले कभी पढ़ा नहीं तो अभी क्या कर सकते हैं क्या। 100% आप कर सकते हैं बेटा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये देखिए बोल रहा है कि नो फेयर व्हेन खैरुल सर इज हियर। ऑब्वियसली बेटा मैं आपके साथ हूं, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हंस 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 के मजा आ रहा है। अगर पूरे साल आपसे पढ़ता तो ना जाने कहां स्टैंड करता। बेटा कोई बात नहीं, अभी पढ़ ले, क्या दिक्कत है, अभी पढ़ ले, है ना। पूरा साल का क्या, अभी 50 दिन में अपन पूरा साल का कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सो ये मेरा पुराना बच्चा है, एनआईटी सिलचर में है। ये बोलता है कि मैसेज टू ऑल नीट एस्पायरेंट, ब्लाइंडली फॉलो सर फॉर नेक्स्ट 50 डेज, यू विल थैंक एट द एंड। ऑब्वियसली थैंक यू सो मच ऋतिक बेटा, तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट देके मेरे को पुराना ऋतिक जो एनआईटी में पहुंचा नहीं है, वो वाला ऋतिक मेरे को याद आ रहा है। लेकिन इसने बोला भी है कि मिस कर रहे सर बहुत, ये नॉस्टैल्जिया जो भी हम सुपर 30 में पढ़ाते थे, तो उस कंडीशन पे वो भी मेरा अच्छा हुआ करता था। एक और बच्चा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकॉस। ये मेडिकल स्टूडेंट है, 3rd ईयर में है। इसका भी एक वीडियो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हाल ही में। उसके साथ में हम लोग का मीटिंग होने वाला है। चीजें होगा तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, क्या उसको पूछना चाहिए, क्या टिप्स चाहिए, वो आप बता देगा आपको टिप्स वगैरह। तो ये बोलता है कि वॉचिंग बॉट बैक नॉस्टैल्जिक मेमोरी ऑफ सुपर 30 जोरहाट ऑफलाइन क्लासेस, वेल प्लान्ड नाइस स्ट्रेटेजी। ऑब्वियसली थैंक यू सो मच बेटा इसको एक्नॉलेज करने के लिए। It will surely boost your physics score. This would be a great advantage for every NEET aspirant 2026 aiming for a high physics score. तो ये भी मेरा बच्चा है, इसको फिजिक्स में आई थिंक 167 या 8 ऐसा ही कुछ मिला था। अभी मेडिकल में वो एमबीबीएस कर रहा होता है, 3rd ईयर में है, तो बढ़िया है। और भी है बेस्ट सीरीज फॉर रिवीजन पर्पस, ये भी इसने बोला। मिशन इनकम्प्लीट और भी बहुत सारे देते हैं। तो मतलब आपको कमेंट करना चाहिए, आपको थोड़ा एनर्जी, ये मैं दिखा रहा हूँ इसीलिए कि आपको थोड़ा एनर्जी मिले, और मुझे तो एनर्जी मिलती रहता है, जिसकी वजह से मैं हर रोज आपके साथ इसके आपके सामने पेश हो जाता हूँ और फिर आपको कुछ ना कुछ पढ़ाने लग जाता हूँ, है कि नहीं। बट हमारा प्लान होता है क्या पढ़ाना है। आज हम लोग पढ़ने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपको याद है। चलिए शुरू करते हैं। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ने वाले, पहला फेज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखते हैं ये सब क्या है, ये सब देखने का क्या है, मेरा शक्ल है आप जानते ही है। सो हम यहाँ पे पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले बात तो समझ लेना, करंट का मतलब फ्लो। बात समझ में आ रहा है क्या। ये फ्लो रेट को हम लोग करंट बोलते हैं। जैसे खाली इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे हम बात करें, करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो क्या है। जैसे हम लोग इवन दो अगर हम बात करें, नदी में पानी फ्लो कर रहा होता है तो बोलते हैं कि नहीं बोलते कि भाई साहब इस नदी का करंट कितना है। मतलब क्या इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हो, नहीं, वहां पे वाटर का करंट बोल रहे होते हैं। तो करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो। अब कौन सा चीज फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है तो इसको वाटर करंट बोलेंगे। चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो कहानी है तो वो इलेक्ट्रिक मतलब अपन यहाँ पे चार्ज का फ्लो, किसका फ्लो, चार्ज का फ्लो, रेट को हम लोग करंट बोलते हैं। बस हो गया डेफिनेशन। तो सिंपल डेफिनेशन क्या देखा आपने कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास, मान लेते हैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, या फिर अब ऐसे एक कंडक्टर मान लेते हैं। सो इस कंडक्टर से ऐसे इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होते हैं, ऐसे फ्लो कर रहे होते हैं, तो पर यूनिट टाइम पे ये क्रॉस सेक्शन पे कितना चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं उसी को हम लोग करंट बोलते हैं।
अब करंट दो टाइप का होते हैं, एक होता है एवरेज करंट और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस नाम से समझ में आ रहा है कि ये इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एवरेज का मतलब क्या होता है, एक लंबा सा ड्यूरेशन होता है, उस लंबा ड्यूरेशन पे कितना चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं उसी का रेट को करंट बोलते हैं। कहानी समझ में आ रहा है? सो एवरेज करंट का मतलब हो गया कि एवरेज खोपचे में डालते हैं बेटा, ये सिंबल होता है एवरेज का। सो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बिल्कुल सही समझ में आता है, हाँ जी। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस भी एवरेज है बट द टाइम इंटरवल इज वेरी लेस, इनफाइनेटसिमली स्मॉल होता है। सो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू अपन डी टी। इन दोनों ही केस में हमने करंट देखा, एक में टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, एक में टाइम इंटरवल डिसेंट है, फाइनाइट होता है। इन दोनों ही केस को देख के हमने एक चीज तो देख लिया, यहाँ पे इसका यूनिट होता है कूलम, इसका होता है सेकंड, दैट मींस कूलम पर सेकंड, दैट मींस आप बोल सकते हैं एम्पियर जो है वो हो जाएगा आपको इस करंट का यूनिट। सो एम्पियर ए है और करंट होता है एक फंडामेंटल यूनिट, ये हमें समझ में आना है, ठीक है जी। हाँ, अब सवालों पे कैसे करता है सर, सवाल को कैसे हैंडल करेंगे, आपको कुछ भी सवाल दे सकता है, चार्ज फ्लो दे दिया, मान लो कि एक पहला क्वेश्चन अपन बोल लिया, चार्ज फ्लो का वैल्यू दे दिया, मान लो 2t² प्लस 2, ऐसे ही कुछ दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इतना कूलम फ्लो कर रहा होता है, टाइम वेराइंग है। अब आपको बोला कि बेटा बताओ हमको कि इसमें एवरेज करंट क्या होगा इन द इंटरवल। एवरेज करंट जब भी पूछता है ना, कोई इंटरवल देगा, इन दिस इंटरवल या एवरेज करंट इन 3 सेकंड, तो इसका मतलब आपको 0 से लेकर 3 सेकंड तक कितना एवरेज करंट आपको निकालना है वो आपको बता रहा है। दैट मीन्स आपको क्या करना चाहिए, सो करंट का एवरेज जो वैल्यू अपन निकालेंगे, सो वो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कर दो, बस हो गया। T1 T2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपको करंट मिल जाएगा, तो एवरेज होगा। बट जब इंस्टेंटेनियस का बात होती है, सो इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, जब किसी भी इंस्टेंट पे ये पूछता है तो इसको अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये वाला देखिए डी क्यू, सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी क्यू अपन डी टी, और ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे करेंगे इसको डिफरेंशिएट 4t। सो किस टाइम पे पूछा आपको, किस टाइम पे पूछा, 3 सेकंड में पूछा, तो यहाँ पे 3 पुट कर लीजिए तो आपको 3 एम्पियर मिल जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? हाँ जी, ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। कहानी समझते हैं, आगे भी बढ़ते हैं साथ साथ में। चलिए नेक्स्ट, करंट डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, ऑब्वियसली हमने समझ में आ रहा है, कुछ चीज डिवाइडेड बाय समथिंग, मींस एरिया और वॉल्यूम हो सकता है, और करंट डेंसिटी में वॉल्यूम नहीं होता है, एरिया होता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है, या फिर हम इसको कंडक्टर बोल लेते हैं, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज ए, यहां से करंट फ्लो कर रहा है क्या, आई। ये करंट डेंसिटी होता है ना वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट, क्योंकि करंट वेक्टर नहीं होता है, इसीलिए करंट का एक वेक्टर फॉर्म हमें चाहिए, दैट इज करंट डेंसिटी। उसको जैसे डिफाइन करते, किससे डिफाइन करते, कैपिटल, कैपिटल जे से डिफाइन करते, कैपिटल जे से इसको डिफाइन करते हैं बेटा, इसको दिमाग में रखना है कि नहीं। चलिए देखते हैं, इस जे का जो वैल्यू होता है, जे इज इक्वल टू टोटल करंट डिवाइडेड बाई एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। सिंपल भाषा में हमने लिख लिया, लेकिन असलियत में इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, सो आई इज इक्वल टू जे, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जे डॉट ए होता है, सो इसका मतलब लिख सकते हो जे ए कॉस थीटा, तो जकास क्या बोलेंगे इसको, आई इक्वल टू जकास, जाकस। समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज आपके दिमाग में रखना है, ये होता है जकस, मींस आप ये बोलेंगे कि थीटा जो है वो एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए एंड करंट, या फिर जे बोल सकते हैं, दोनों के बीच में जो एरिया एंगल होगा उसी को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है जी। अगर यहाँ पे ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस कंडीशन पे हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जे डी ए कॉस थीटा। कहानी समझ में आ रहा है क्या? तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि आई का जो वैल्यू है वो हमने देखा जे डॉट ए, और यहाँ पे आपने इस चीज को देख लिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, ये हो गया करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का वैल्यू आपको कभी भी पूछ सकता है, करंट का वैल्यू क्या है वो निकाल के करंट डेंसिटी का वैल्यू निकालो, जो भी है आप यहाँ से सिंपल सिंपल चीजें हैं, आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से इसको निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे लिए आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट से समझ में आ रहा है, ड्रिफ्ट कोई है जो इसको खींच के ले जा रहा है, कोई है जो उसको ड्रिफ्ट करवा रहा है, उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब ऐसे समझते हैं, हमारे पास एक कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर पे ड्रिफ्ट कौन कर रहा है, इसको अपन बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर लिया, सो यहाँ पे इसका लेंथ जो है वो एल मान लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, और ये देखिए ये हायर पोटेंशियल हो जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है जी।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन पे मूव करवाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव करता है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे अगर मूव करेगा तो इसमें फोर्स आ जाएगा, सो फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो E इंटू ई हो जाएगा। अब यहाँ से फोर्स आते ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सीलरेशन, सो ई डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, दैट मींस अगर यहाँ पे देखूं मैं इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हो रहे हैं, वो एक दूसरे को कोलाइड कर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को जाके कोलाइड कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है जी। अब यहाँ पे v का जो वैल्यू है वो v ड्रिफ्ट इज इक्वल टू a इंटू टाउ होता है, सो a का वैल्यू e डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ, दैट इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये दिमाग में आपको रखना है, सो ये होता है आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई साहब इसमें मजा आ गया। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक और क्वांटिटी यहाँ पे बता देता हूँ, इसी में ही बता देता हूँ। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आपको समझ में आ गया, ई tau divided by m. Tau is the relaxation time, E is the electric field, E is the mass charge of electron and m is the mass of electron. So अब यहाँ पे देखिए एक और चीज आता है जिसका नाम है मोबिलिटी, म्यू। क्या बोलते हैं इसको? मोबिलिटी बोलते हैं, आएगा थोड़ी देर बाद। यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ। मोबिलिटी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो E टाउ डिवाइडेड बाय m, ये टाउ एंड मास पे डिपेंड कर रहा होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है? सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को बोला जाता है मोबिलिटी, तो ये मास पे डिपेंड करता है। ये खाली इलेक्ट्रॉन का नहीं है, प्रोटॉन का भी हो सकता है, जैसे हम लोग इस चीज को सेमीकंडक्टर में भी पढ़े थे, मोबिलिटी। ठीक है जी, समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, ये चीज हो गया आपके लिए मोबिलिटी और वो हो गया आपके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इन दोनों के बीच में, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में एक रिलेशन होता है, अब सब जानते हैं, ये नया बात है ही नहीं, सब लोग जानते हैं। सो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, आई, सो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये सब जानते हैं, सब जानते हैं भाई साहब, ये सब जानते हैं, मैं नहीं जान रहा तो तुम भी जानते हो, सब लोग जानते हैं जो एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया। सो एन ई ए वी डी, ये आप समझ रहे हैं, एन जो होता है वो चार्ज डेंसिटी होता है, जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ई जो है वो चार्ज होता है, ए इज द एरिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। सो करंट का हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मुझे डेंसिटी निकालना है, तो जे निकालना है, जे का मतलब क्या होता है? आई डिवाइडेड बाई ए होता है, ठीक है जी। सो ए इधर आ जाएगा, एन ई वीडी हो जाएगा। अभी वीडी का जो रिलेशन है, अभी अभी हमने यहां से पढ़ा, क्या पढ़ा था भाई कि एन ई तो समझ में आता है, वीडी का रिलेशन हो गया ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाइड बाई टाउ। सो आप लिख सकते हो एन ई का स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई एम मल्टीप्लाइड बाई टाउ, इसी को बोला जाता है करंट डेंसिटी। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी सर, ये करंट डेंसिटी हो गया, हमने ये समझ लिया। अब दूसरी बात यहाँ पे है करंट डेंसिटी, यहाँ पे एक ओम्स लॉ आता है जिसको हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं। बहुत लोग इसको पढ़ते भी नहीं है, बहुत लोग पढ़ाते भी नहीं है। भाई ये बहुत ही खतरनाक चीजें हैं, बहुत ही छोटा है बट आपको जानना जरूरी है, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। सो जे का जो वैल्यू होता है, जे इज इक्वल टू समथिंग, सम कांस्टेंट, कांस्टेंट को अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, ई यहाँ पे इसको बाहर कर देते हैं, ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम। ये जो है वो उस कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, क्या है? ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। और ये जो होता है, आपने अप्लाई वोल्टेज क्या किया था उसका वैल्यू है। तो आपने यहाँ पे देखा करंट डेंसिटी का वैल्यू जो है वो सम कांस्टेंट जो प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज नथिंग बट कंडक्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। सो आपने सुना है ना कंडक्टिविटी क्या होता है? सो कंडक्टिविटी होता है ये वाला वैल्यू एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम बेटा। ये चीज दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कंडक्टिविटी हमें जरूरत पड़ता है, डायरेक्ट सवाल आपको पूछ लेता है कभी कभी। सो ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ नीट में, ये चीज दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात, ये कंडक्टिविटी आपको मिलते ही हमें एक चीज और समझ में आ जाता है, जैसे रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी होता क्या है? रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट वन बाई कंडक्टिविटी, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो इसको उल्टा कर देना है, सो एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। सो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब रेजिस्टिविटी इंक्रीज डिक्रीज होता है, यहाँ पे टाउ के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे सेमीकंडक्टर में हमने देखा चार्ज का वैल्यू बहुत कम होता है, एन का वैल्यू जो है बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी उसका बहुत कम होता है, और बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता है, कंडक्टिविटी काफी कम होता है। सो ये जो हमने लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, एंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।
ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है बेटा, दिमाग में आपको रखना है। सो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा, दिस, ठीक है जी, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम, इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो ये मोबिलिटी जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिया, ऑलरेडी डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। अब ओम्स लॉ हमने यहाँ पे देखा, जे का जो वैल्यू है वो सिग्मा ई इतना है। सिग्मा का वैल्यू क्या दिखा हुआ है, एन ई टाउ डिवाइडेड बाई एम। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे यार? हाँ जी, ये चीज पढ़े हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है देख लो, ये देखिए एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम है। सो इस चीज को हम यहाँ पे देखें और ये चीज को देखें। आई को क्या, जे को क्या लिखेंगे, इतना। यहाँ पे समथिंग, समथिंग का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ऐसे सिग्मा लिख सकते हैं, और ई का जो वैल्यू है वो वी यहाँ पे लिख सकते हैं, वी डिवाइडेड बाई एल, मीन्स वोल्टेज पर यूनिट लेंथ हम यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं वी इक्वल टू ई इंटू एल। हमने बात पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चीज पढ़े हुए हैं, आपको जानकारी में है। अब इसको उल्टा करते देखिए, इधर लेके आ जाइए इसको। सो वी इज इक्वल टू, आई को इधर रखिए, समथिंग, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 बाई सिग्मा, ऊपर में एल चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई नीचे हो जाएगा आपको यहाँ पे ए। सो अब जरा देखिए, 1 बाई कंडक्टिविटी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। सो रेजिस्टिविटी रो एल डिवाइडेड बाई ए। आहा हा हा, ये क्या देखने को मिल रहा है भाई, ये ओम्स लॉ है। सो V इज इक्वल टू आई इंटू समथिंग, एंड दैट समथिंग इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये आप जो लिखे हुए हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, रो एल डिवाइडेड बाई ए होता है भाई साहब। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। सो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो रो एल डिवाइडेड बाई ए होता है। सो ये कांस्टेंट है, मटेरियल प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। ये जो है डायमेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, पहला पॉइंट डायमेंशंस, या डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, किसमें डायमेंशन है ये। फिर दूसरा मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्या नेचर ऑफ मटेरियल है, मटेरियल नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। बीच बीच में व्हाइट आ जाता है यार, बड़ा कलरफुल नजर आ रहा है। तो सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है घटता है, ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या कहानी है। सो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। रे इज द रेजिस्टिविटी, मटेरियल प्रॉपर्टी है। एल जो है वो लेंथ होता है along द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट के डायरेक्शन के ऊपर है। ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, ये एरिया है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात बिल्कुल करेंगे। तो ये होता है ओम्स लॉ। सो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं। सेम रेजिस्टेंस जो भी हमने यहाँ पे बात किया था वो सब हमने ऑलरेडी बात कर लिए है, ठीक है ना बेटा? हाँ जी, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑन रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो अब यहाँ पे करते हैं क्या, आपके पास एक वायर होता है। सो इस वायर को अगर हम स्ट्रेच कर देते हैं तो क्या होता है, स्ट्रेच कर रहे हैं मीन्स मान लेते हैं ये आर है, ये रो एल डिवाइडेड बाई ए होता है। बिल्कुल सही बात है, हाँ जी, ये कांस्टेंट होता है, बिल्कुल सही। ये जो है वो एरिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमने स्ट्रेच कर लिया। जब तुम एक वायर को ऐसे खींचोगे तो उस कंडीशन पे उसका लेंथ बढ़ते हैं, साथ साथ में उसका डायमीटर या फिर एरिया जो है वो क्या हो जाता है, छोटा पड़ जाता है। कहानी समझ में आ रहा है क्या? सो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। तो अगर एरिया छोटा पड़ जाए तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं वॉल्यूम जो है वो तो कांस्टेंट नजर आ रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई, कांस्टेंट नजर आ रहा होता है। सो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नजर आता है तो हम ए को ऐसे लिख सकते हैं ना यार, ए इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एल। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे पुट करो, आर इज इक्वल टू रो, ये चल नीचे आ जाएगा डिवाइड बाई वी, और ये ऊपर चला गया एल का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स ये कांस्टेंट होता है, मटेरियल प्रॉपर्टी है, और ये वॉल्यूम होता है डायमेंशन। सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो ये आप ऐसे बोल सकते हैं, ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं आ रहा है। तो ये आप बोल सकते हैं आर जो है अगर स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा कहानी, अगर आपको लेंथ के हिसाब से नहीं दे के आपको किसी रेडियस के हिसाब से दे दिया तो उस कंडीशन पे क्या करेंगे, ये पहला कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, इसको याद रखना है बेटा। YRH का मतलब याद रखना है। मेरे ऑफलाइन बच्चे जो है अभी देख रहे होते हैं तो उनको पता है YRH का याद रखना है,
ठीक है जी। ये जो सीरीज है ये खाली ऑनलाइन बच्चों के लिए नहीं है, ये मेरे ऑफलाइन बच्चों के लिए भी है। स्पेशली आप देखा जाए तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनका कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा होता है, सो अभी पूरा क्लास तो ले नहीं पा रहे होते हैं, टेस्ट वगैरह हो रहा होता है, जो उसको समय मिलता है, डाउट क्लासेस तो हो ही रहे, सो जब समय मिलता है, टाइम मिलता है, तो ये टॉपिक में प्रॉब्लम है और मेरा पढ़ाया हुआ है, सो मैं जैसे पढ़ाऊंगा उसको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए वो देख रहा होता है और उसको भी काफी फायदा हो रहा है। तो बच्चे जो बोल रहे थे सर ये इस टॉपिक में हमारा दिक्कत था, अभी हम ठीक हो रहा है, ये सब क्लास में आप करा रहे होते हैं, थोड़ा सा रिकैप करवा रहे हैं, साथ में क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो हमें और थोड़ा सा अपना स्कोर कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो रहा है, बूस्ट होते जा रहा है। तो अच्छा लगता है कि नहीं, बच्चे को भी फायदा हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। इसमें हमने बोला ये ए वॉल्यूम कांस्टेंट अगर होगा ए इंटू एल हो जाएगा, एल को अपन रिप्लेस कर देते हैं, एल इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पे देख लीजिए रो, ये वाला वैल्यू एल के जगह पे तो एल के जगह पे वी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी ए है, सो रो इंटू वी जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट होगा और यहाँ पे ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, एक हो गया। दूसरा, इस एरिया अगर सर्कुलर आपको ये सिलिंड्रिकल वगैरह हो जाता है तो उस कंडीशन पे एरिया का वैल्यू जो है वो हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 4 हो जाएगा। तो अगर रेडियस के हिसाब से हम देखें तो हम ये देख सकते हैं, अगर हम लेंथ के हिसाब से देखें तो ये देख सकते हैं। बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको, हमने रेडियस जो है रेजिस्टेंस जो है वो किसके देख लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर, स्ट्रेच करा दीजिए तो लेंथ बढ़ जा रहा है, 2 टाइम बढ़ रहा है तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस जो रेडियस है वो आप बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, या रेजिस्टेंस घट गया है तो उसका 2 टाइम्स घट गया है, तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि कैसे कैसे कहानी बनती हुई नजर आए। तो बढ़िया तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। ये बड़ा शॉर्टकट चीजें हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, शॉर्टकट चीजें हैं भाई। समझ में आना है कि नहीं आना है, ये शॉर्टकट है भाई, इसको दिमाग में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है आर नॉट, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मान लीजिए एट, जनरली क्या होता है 0 डिग्री टेम्परेचर में लेते हैं या किसी भी टेम्परेचर में ले सकते हैं। सो एट 0 डिग्री टेम्परेचर क्या हो गया, ये आर नॉट का वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। अब आपको बोला कि आर का वैल्यू निकालिए एट टी डिग्री सेल्सियस, तो इस कंडीशन पे बताओ क्या होगा। अब यहाँ पे गिवन रहता है अल्फा, अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी बोला जा सकता है कि नहीं? हाँ जी। तो इसमें लिख सकते हैं जो चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर पे होता है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनिशियल रेडियस, इनिशियल रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड करता ही करता है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है जी, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स डेल्टा आर का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। सो डेल्टा आर का जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे तो अब यहाँ पे एक कोएफिशिएंट को लिखना पड़ेगा जिसका वैल्यू है अल्फा, और अल्फा का वैल्यू टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन में होता है। यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे लिख रहे होते हैं उसके हिसाब से ये पर डिग्री या पर डिग्री सेल्सियस होगा। तो रेजिस्टिविटी में भी वही सेम कहानी होगा। रेजिस्टिविटी में अगर देखेंगे तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा वही सेम कहानी, इसमें कुछ नया बिल्कुल नहीं है। अब बात यहाँ पे है कि ये जो अल्फा होता है वो अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होता है सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए, और अल्फा का जो वैल्यू है वो नेगेटिव होता है कंडक्टर, सॉरी सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, इन दोनों के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, किसके किसके, एक बार नीट में आया हुआ है बेटा, इसमें नीट में 2 बार आ चुका है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको पूछा अल्फा का वैल्यू किसमें क्या है, आप बड़ा तरीके से इसको देख भी सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं, सो मैं कंडक्टर का बात करता हूं, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो उस कंडीशन पे इसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज टाउ जो है वो घट जाता है, और रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला में क्या था, m डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इनटू टाउ। टाउ बढ़ जाता है तो उस हिसाब से रेजिस्टिविटी बढ़ गया, रेजिस्टिविटी बढ़ा तो आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस भी बढ़ा। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है भाई, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस कंडीशन पे n का वैल्यू बढ़ता है एंड टाउ का वैल्यू घटता है, तो n का जो वैल्यू है वो डोमिनेट कर लेता है, जिसके वजह से रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होता है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो घट जाता है।
आइए आप क्वेश्चन करते हैं PYQ भाई साहब भर भर के हम लोग करने वाले हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर सवाल पूछा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टिंग वायर L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको A दिया हुआ है जिसमें वैल्यू दिया हुआ है VD। When potential difference V is applied across the end, when potential difference is doubled, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं विदाउट चेंजिंग एनी अदर पैरामीटर जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई, फोर्स डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें आपने क्या देखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग है, इसका लेंथ l है, सो ये लेंथ जो है वो l आपके पास है और उस कंडीशन पे आपने v जो है वो आपने अप्लाई करा। दैट मींस यहां से क्या समझ में आता है, E इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एल। बिल्कुल सही है, हाँ जी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो v डिवाइडेड बाई d पे डिपेंड करा, बाकी तो सब कांस्टेंट ही है। सो vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v डिवाइडेड बाई l है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड विदाउट चेंजिंग एनी पैरामीटर, सो इसको डबल कर दिया गया। सो VD का प्राइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, मतलब यहाँ पे 2V डिवाइड बाई L करेंगे, L कट जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं VV कट जाएगा, तो इसका मतलब VD डिवाइडेड बाई VD प्राइम इज इक्वल टू 1/2। दैट मींस अब VD प्राइम जो है वो 2 टाइम्स ऑफ VD होने वाला है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सो नीट कब आया, 2022 में आया हुआ बेटा। ठीक है जी, समझ में आ गया क्या? बढ़ते आगे चलो। किसी को कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट जरूर कर लेना कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इज डबल्ड। अभी तो कहानी करा है, सो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा भाई साहब? ये बहुत लोग क्या करेंगे ना, इसको कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बहुत लोग ऐसे करेंगे कि L का वैल्यू डबल कर दिया, सो V इज इक्वल टू A इंटू L। L का डबल करेंगे तो यहाँ पे एरिया का वैल्यू क्या होगा, एरिया का चेंज करेंगे, फिर उसको लंबा चौड़ा। अपन ऐसा नहीं करता है, तुमको भी ऐसा नहीं करना है। तू मेरा बच्चा है, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तुम क्या करेगा, रेजिस्टेंस का जब भी ऐसे वैल्यू देगा कि लेंथ बढ़ गया या लेंथ घट गया जो भी है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर आपको दिख रहा होता है। सो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये है, ये 2 टाइम्स बढ़ गया, दैट मींस क्या हो जाएगा, R प्राइम का जो वैल्यू है वो 2 इंटू L का स्क्वायर हो जाएगा। बाई डिवाइड कर इसको LL स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो R डिवाइडेड बाई R प्राइम का वैल्यू 1/4 हो रहा है, दैट मींस 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, बस खत्म। ऑप्शन है 3। कहानी समझ में आ रहा है? हाँ, चुटकी में होना है। नेक्स्ट सवाल क्या है, स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्वांटिटी व्हिच रिमेन कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर। दैट मींस आपको बोला है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो नॉन यूनिफॉर्म है ये वाला है। सो इसमें क्या चीज जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, क्या करंट? ठीक है चलो, करंट तो कांस्टेंट करवा ही सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे डिपेंड करता है, क्योंकि करंट यहाँ पे इधर से जितना करंट जाएगा उतना करंट यहाँ पे निकल जाएगा। सो करंट तो कांस्टेंट है, ठीक है जी। करंट अगर कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन पे हम NEAVD, तो इसका मतलब A एंड VD जो है वो आपको कांस्टेंट नजर आएगा। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आपको इधर से कांस्टेंट नजर नहीं आने वाला है। सो ये तो भाई चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ना ये होने वाला है, तो तीनों होता ही नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली, ये भी नहीं होगा। फिर करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करंट है बेटा। तो आपको दिमाग में रखना है, ये फोर्थ ऑप्शन 19 में आया हुआ सवाल है। ठीक है जी, बढ़ते आगे। नेक्स्ट, ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, रेडियस आपको ये गिवन है, हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इतना दिया हुआ है, करंट डेंसिटी आपको करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इतना। तो आपको इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का वैल्यू निकालना है। सो यहां से आपको क्या निकालना है, कॉपर वायर का लेंथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। सो इस कंडीशन से आप रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकाल सकते हैं और उस रेजिस्टिविटी को यहाँ पे लेके पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई ई, ये वाला फॉर्मूला मैंने बोला था कि नहीं बोला था, इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा है, आया कब, नीट 2020 में। सो यहाँ पे क्या करेंगे, जे का वैल्यू आपको निकालना है, इसका वैल्यू 1 बाई रेजिस्टिविटी होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर गिवन है। रेजिस्टिविटी का वैल्यू कैसे आएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको दिया हुआ है रो एल डिवाइडेड बाई ए, आर का वैल्यू दिया हुआ है 10, ए का वैल्यू आपको इधर दिया हुआ है, इसका रेडियस इतना दिया हुआ है। सो रेडियस इतना दिया हुआ है तो हम यहाँ पे ए का वैल्यू पाई आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो यहाँ पे रूट पाई का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही, और डिवाइडेड बाई एल, एल का वैल्यू हो रहा है यहाँ पे 10। सो ये होता है आपको रेजिस्टिविटी। सो यहाँ काट दो, ये काट दो, इसका मतलब रेजिस्टिविटी का जो वैल्यू है वो 10⁻⁻4 हो रहा है। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, रेजिस्टिविटी का ये वैल्यू है तो ये 10⁻4 ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, दैट मींस 10⁻5, ऑप्शन 4। कहानी समझ में आ रहा है, ये किसके ऊपर आधारित है, ओम्स लॉ। बट ओम्स लॉ का कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ,
ठीक है जी, ये समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, चलिए 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 चलिए। नेक्स्ट, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ स्पीड इतना, ये आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बोला बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, ये आपको करंट डेंसिटी इतना गिवन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर इन द बीम, मतलब आपको यहाँ पे बोला पर क्यूबिक मीटर आपको यहाँ पे बताना है। सो करंट डेंसिटी आपको पता चल गया, फिर आपको यहाँ पे स्पीड का वैल्यू पता चला। सो अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन स्मॉल एन निकालना है। सो आप देखिए NeAVD फॉर्मूला लगाना है। करंट आपको डेंसिटी के हिसाब से दिया हुआ है, सो J यहाँ पे दिया हुआ है, J इक्वल टू NE इंटू VD। N निकालना है, सो E का वैल्यू तुम जानते हो कि नहीं जानते? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। VD का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10⁻⁶। इसका जो वैल्यू है वो करंट डेंसिटी का वैल्यू भी दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻²। 1.6 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपको 13, सो इधर आ जाएगा 11 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 10⁻11 इज योर N। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है जी, कितना है मतलब आपको सीधा क्लिक करना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूले में ये हो रहा है, बढ़िया तरीके से आपको क्लिक करना चाहिए, है कि नहीं। सवाल देखते हैं, सॉलिड व्हिच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें कौन सा है वो आप जानते हैं, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ये देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, कब आया था, तो देखिए नीट 20 में आया हुआ था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अक्रॉस अ मेटेलिक कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, अप्लाई किया हुआ है, तो ये कौन सा क्वांटिटी जो है वो रिमेन कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ करंट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें तो सिंपल लल्लू चीजें हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है जी, इसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है, अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। सो एक रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम मेटल होता है, इसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 0 डिग्री में इतना, सो 100 डिग्री में इतना दिया हुआ है, दैट मीन्स अब RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब T माइनस टी, जो भी है इनिशियल 0 है तो 100 हो जाएगा इसका वैल्यू। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे 5.235 1 प्लस अल्फा इंटू 100, यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा आपको यहाँ पे बोला ये वाला वैल्यू, ये अगेन आप उसके साथ कंपेयर करेंगे, इसका टी का वैल्यू निकालना है 795, यहाँ पे 5 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी लिख देंगे। अब इन दोनों इक्वेशन से डिवाइड करके या जो भी करके आप इसको जनरली डिवाइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, सो डिवाइड करके आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले अल्फा आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे इसको टी के इसमें पुट कर लीजिए, सो आपका आराम से टी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी सर, समझ में आ गया है, हम आगे बढ़ सकते हैं। सो इसको होमवर्क कर लीजिएगा, इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं। ये देखें, wire of resistance R is stretched till its length is increased by 0.1%, the percentage increase in its resistance। so R का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमने L का स्क्वायर देखा, तो ये देखिए 0.1%, तो एरर वाला फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो एरर फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। सो अपन यहाँ पे इसका रेट यहाँ पे लगा सकते हैं, रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर डेल्टा आर अपन आर इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एन अपन एन। परसेंटेज चाहिए, सो मल्टीप्लाइड बाय 100% इधर कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 100% इधर कर लीजिए। सो आपको यहाँ पे इतना परसेंट बोला हुआ है 0.2%, 0.1%, सो 0.2 इंटू ये हो गया आपके इतना 1% पूरा बोला हुआ है। सो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 0.2% जो है वो आपको यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हैं ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो ऑप्शन 1 इज दिया। ठीक है जी, आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट आपके देखिए यहाँ पे ये जो भी है वो सेम कहानी है, हम यहाँ पे देख सकते हैं 13 में आया हुआ है। सो वायर ऑफ रेजिस्टेंस इतना स्ट्रेच ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं इसमें 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो इसमें जो भी होगा वो 16 आंसर है। तो ये ऑरेली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे एल का स्क्वायर, 2 टाइम्स बढ़ेगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा। कहानी समझ में आता है? हाँ जी, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास ये कहाँ से आ गया, तो जो भी है ये नेक्स्ट सवाल आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, वेरी स्ट्रेच इंक्रीज बाई 20%, तो परसेंटेज इंक्रीज। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, बहुत लोग इसको 40 आंसर करके आएंगे, बट ये आंसर गलत है। यहाँ पे मिस्टेक होता है, मिस्टेक अलर्ट, ये मिस्टेक करने के लिए ही मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे मिस्टेक अलर्ट है भाई साहब, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि 2016 में 26 में आने का पॉसिबिलिटी है, ऐसा टाइप का सवाल है। क्या है यहाँ पे 20%, तो आप इस चीज में देखिए ये जो परसेंटेज चेंज है वो लेस देन 5% तो नहीं है,
जिसके वजह से हम वो रिलेटिव एरर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, इसका इनिशियली, जैसे कि ये आप बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे एल हो जाएगा, हालांकि ऐसे लिख सकते हैं एल का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी, ये एल है। नेक्स्ट आपने एल आर प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 20% इंक्रीज हो गया, सो आर प्राइम एल प्राइम इज इक्वल टू एल प्लस 20% ऑफ एल, मीन्स इतना इंक्रीज हुआ है, दैट मीन्स 1.2 इंटू एल हो जाएगा। इतना तो समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। तो ये वैल्यू जो है अब यहाँ पे 20% बढ़ा, 20% का मतलब होता है 20 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.2, 1 प्लस 0.2 इज 1.2, सो यहाँ पे आप पुट कर लीजिए 1.2 इंटू एल का होल स्क्वायर, डिवाइड कर लो, या फिर अब यहाँ पे चेंज परसेंटेज देखना होता है, सो आर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई 100%, होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, इसको डिवाइड कर लीजिए, 1.44 आएगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर काट दोगे तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 100%, सो बोल सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई 100%, दैट मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं 44% आ रहा है। तो ये सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप यहाँ पे मिस्टेक होता है तो बहुत बच्चे का आंसर जो है वो 40 आ जाएगा। अगर आप पॉज करके इसको देखेंगे ना, आपका आंसर भी 40 ही आने वाला है शायद। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और सवाल दिया हुआ है, इसको देख लीजिए, काफी सवाल हम कर रहे हैं आज। तो वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is stretched such that its radius is reduced to R divided by N. The new resistance will be, सिंपल बातें हैं, ये रेजिस्टेंस के ऊपर पूछा, R के पावर 4 होता है, सो R प्राइम का जो वैल्यू है वो भी ऐसे ही होगा, सो R डिवाइडेड बाई N के पावर 4 है, इसको ऊपर कर दो बस, और क्या, R प्राइम इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N के पावर 4 R के पावर इतना, सो 1/4 को R लिखा जा सकता है, डिवाइड करना है मेरे को, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, है कि नहीं, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, सो R प्राइम डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू R कैंसिल हो जाएगा, n टू द पावर 4 हो जाएगा, दैट मींस R प्राइम का वैल्यू हो जाएगा n टू द पावर 4 इंटू R, दैट मींस कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन 2। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े थे। अब यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत ही लल्लू टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम देख लेते हैं। सीरीज हमेशा ऐसे टाइप का होता है, एक रेजिस्टर के बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे एंड सो ऑन, और ये बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है जी, सो ये भी हो गया, यहाँ पे R1 ले लीजिए, यहाँ पे R2 ले लीजिए, यहाँ पे R3 ले लीजिए, तीनों के तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन हम जानते हैं, R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अगर आपके पास n आइडेंटिकल है, इफ n आइडेंटिकल, ऐसा टाइप का चीजें बहुत बार आता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n इंटू आर, ये हो जाएगा। अगर 3 है, तीनों के तीनों बराबर होगा, 3 इंटू आर हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये पहला पॉइंट। दूसरा स्पेशल पॉइंट ये होता है कि R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे बड़े से भी बड़ा होता है, सो आप बोल सकते हैं लार्जेस्ट वन, बात समझ में आ रहा है, लार्जेस्ट वन से भी ये R इक्विवेलेंट का वैल्यू बड़ा होता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो करंट होता है वो करंट हर जगह पे सेम होता है, ये आप दिमाग में रखिएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर करंट सेम हो रहा होता है तो यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, सब में अलग अलग होगा, और ये पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, क्योंकि करंट तो सेम है। सो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं V1 is to V2 is to V3 is equal to R1 is to R2 is to R3। सो यहाँ से आप इसका रेशियो वगैरह निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी आपको यहाँ पे पूछा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पहचान कौन वाला सिचुएशन है। कभी कभी कुछ चीजें देखने को लगता है कि पैरेलल है बट सीरीज है, बट वो सीरीज नहीं होते, पैरेलल हो जाते हैं। तो उस कंडीशन पे हम इसमें देखेंगे। पैरेलल का मतलब कोई भी रेजिस्टर है उसका एक टर्मिनल, मतलब इन दोनों का मतलब पहले वाला टर्मिनल जो है एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, और दूसरे वाले टर्मिनल जो है वो दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, और फिर बैटरी के साथ ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है जी, ये R1 हो गया, ये आपके लिए R2 हो गया। इन दोनों कॉम्बिनेशन में अगर हम देखेंगे, सो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, अगर बचता है ऐसे। तो अगर दो होता है, सिंपल इफ टू रेजिस्टर्स यहाँ पे, तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। बिल्कुल सही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी नहीं है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ n आइडेंटिकल सेल्स, अगर n आइडेंटिकल, आपको यहाँ पे देखो n आइडेंटिकल हो गया, n आइडेंटिकल स्पेशल पॉइंट आइडेंटिकल। सो n आइडेंटिकल में क्या हो जाएगा कि R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो R डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। यहाँ पे
वोल्टेज का वैल्यू जो होता है वो सेम होता है, दोनों में सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होता है, दोनों में सेम पोटेंशियल ड्रॉप है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन करंट का जो वैल्यू है वो इधर से I1 होगा, इधर से आपको I2 होगा। सो V अगर सेम होता है, I इंटू आर हो रहा है, सो I1 इंटू R1 हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाता है। सो I1 इज टू I2 का जो वैल्यू है वो भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/R1 इज टू 1/R2। सो इसमें रेशियो वगैरह मैं आराम से निकाल सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, मेरे को ऐसे प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, आगे जाके देखते हैं हम लोग, कुछ और भी चीजें आपको मिलने वाला है। सो यहाँ पे वही लिखना था एक्चुअली। सो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वायर सीरीज पैरेलल हमने देख लिया, जो नीट 25 में आया हुआ है उसको अपन देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस। एक रेजिस्टेंस को 8 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू 8 टाइम्स डिक्रीज हो गया है। सो अब उसके बाद क्या करा आपने, इस फ्रॉम दीज पीसेस टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड, एडिंग 4 ऑफ दीज टुगेदर इन पैरेलल, यहाँ पे एंड, और बाकी क्या कर दिया, दोज टू सेट ऑफ एडेड इन सीरीज। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आपको बताना है। 8 पीस को इसमें डिवाइड कर, 8 पीसेस में डिवाइड कर लिया, सो R डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा एक का। उसके बाद उसने क्या करा, चार चार ऐसे रेजिस्टर को कनेक्ट करा और फिर इनको ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया, है कि नहीं। आप जरा देखिए, यहाँ पे R डिवाइडेड बाई 8 है तो 4 है, दैट मीन्स आप लिख सकते हो R डिवाइडेड बाई 32। यहाँ पे भी वही सेम कहानी होगा, R डिवाइडेड बाई 32, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में प्लस कर दीजिए, R डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। नी 2025 में आया वो बेटा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, काफी मुश्किल लग रहा है कि नहीं, नहीं भाई पानी पानी है। सो नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मेटल वायर ऑफ लेंथ L हैज इतना रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। नाउ दिस वायर इज स्ट्रेच्ड टू 2L, देन and then bent the form of perfect circle, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी आर्बिट्ररी डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो पहले आपको क्या बोला कि इसका वैल्यू इतना है, इसको हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर लिया, इसका वैल्यू लेंथ का, लेंथ को स्ट्रेच कर लिया। अगर लेंथ को स्ट्रेच करेगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो इसको 2 टाइम्स कर दिया। सो 2 टाइम्स करेंगे, आर प्राइम का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू एल का स्क्वायर, दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 इंटू एल का स्क्वायर हो रहा है। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो एल से स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट मीन्स 40 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात क्या बोल रहा है कि अब इसको एक सर्कल बना दिया गया, क्या बना दिया गया, एक सर्कल बना दिया गया। अब सर्कल बना दिया जाएगा तो इसके किसी भी डायमीटर के अक्रॉस हमें रेजिस्टर निकालना है। सो इधर से हो जाएगा 20, मतलब आधा इधर होगा आधा इधर होगा। अब इन दोनों को अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इधर से 20 इधर से 20, इन दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो आंसर इज 10 ओम। सो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया 10 ओम। कहानी समझ में आ रहा है क्या, हाँ जी चलो। नेक्स्ट हमारे लिए वैसे ही क्वेश्चन है, देखिए लेंथ यहाँ पे कर दिया, इतना वैल्यू इतना दिया, डिवाइडेड 10 इक्वल पार्ट्स, 5 parts are connected in series, while next 5 parts are connected in parallel. These two combinations are going to connect in series and final combination. इसके जैसा ही सवाल नीट 25 में आया था, बट नीट 25 में ज्यादा आसान आया था, इजी था, ज्यादा इजी था, 24 से ज्यादा इजी था। क्या किया उसने, इसको 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करा, मींस आर का R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, वैल्यू दिया हुआ है बस। इन 5 को हमने क्या करा, कनेक्ट कर लिया इन सीरीज। यहाँ पे देखिए यार, कनेक्टेड फर्स्ट 5 पार्ट्स जो है उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। सो अगर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 50, और फिर उसको हमने क्या करा, एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड नेक्स्ट 5 पार्ट जो है उसको हमने पैरेलल कनेक्ट कर लिया, दैट मीन्स अभी इसको 5 पार्ट को पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। तो 10 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो इधर से 50 है इधर से 2 है, दैट मीन्स 52 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है जी, चलो यहाँ पे 52 लिख दिया। हाँ चलिए नेक्स्ट, ये सवाल तो आप आराम से कर ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर इतना इतना दिया हुआ है, 6.8 दिया हुआ है, 80 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको बताना है, मीन्स आपको अल्फा बताना है। सो आप लिख सकते हैं इसका वैल्यू 6.8 मीन्स R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, हाँ जी। सो 6.2 आपने लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, वो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा, 80 होगा, x0 में था ये था, तो इसको डिवाइड करके आप इसको पुट कर सकते हैं, सवाल सॉल्व कर लीजिए, और क्या है कि नहीं, आराम से निकल के आ जाएगा। सो यहाँ पे 3.4 माइनस 3.4 होगा ना, हाँ माइनस 1 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 80 इंटू अल्फा। तो आप लिख सकते हैं 2.4
80 अल्फा का वैल्यू, इसको हटा दो ये, सो यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा इज इक्वल टू अल्फा। कहाँ गया? ठीक है जी। हाँ, कब आया था? 23 में आया भाई। ये देखिए एक सवाल है जिसको हम लोग लेडर प्रॉब्लम कहते हैं। एक नेटवर्क होता है, ये नेटवर्क आपको पता है कि नहीं पता है? आपको पता है कि नहीं पता है या नहीं पता, आप इसको नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए होमवर्क डालता हूँ। क्यों डालता हूँ? इसमें रीजन है। आप कितने लोग ये कर पाते हैं वो मेरे को बताना। ये कम्युनिटी पोस्ट में मैं ये डाल देता हूँ। चलिए, वो कम्युनिटी पोस्ट में आप आंसर इसमें इसका जो भी ऑप्शन है वो ABCD जो भी है आप उसको ऑप्शन में क्लिक करके बता देना कि कौन सा होगा। कम्युनिटी पोस्ट में भी डालूंगा और आपको इसका सोल्यूशन जो है मैं वो भी अगर आप चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा। बट ये मैं चाहता हूं कि आप खुद करें। क्या करें? आप खुद करें। थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। नीट 2022 फेज 2 में आया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं ये सॉल्व यहाँ पे भी कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, इतना समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, तो आप इसको समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है, बढ़ो आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ एक्चुअली दो टाइप का होता है। एक होता है किरचॉफ करंट लॉ, इसको हम लोग KCL बोलते हैं, और दूसरा होता है KVL। दूसरा क्या होता है? KVL। किरचॉफ करंट लॉ इसको हम लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन लॉ। इसको हम लोग बोलते हैं लूप लॉ। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है? दोनों एक साथ कर रहे हैं। जंक्शन का मतलब किरचॉफ जंक्शन लॉ ये कहता है, या KCL ये कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर जंक्शन में जितना करंट एंटर कर रहा है उतना करंट लीव कर जाएगा। दैट मीन्स अगर ये जंक्शन पकड़ते हैं, ये जंक्शन है, इधर से जितना करंट आएगा उतना करंट लीव करेगा। सपोज ये I1 है, ये I2 है, ये आपके I3 हो जाएगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। सो ये है KCL। अब ये जो फॉर्मूला, ये लॉ है, वो एक्चुअली आधारित होता है चार्ज एक्युमुलेशन, मतलब चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर। तो आप लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर ये बेस्ड है। मींस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट में चार्ज एक्युमुलेशन का वैल्यू 0 होगा। दैट मींस जितना करंट आएगा उतना करंट बाहर चला जाएगा। चार्ज कंजर्व्ड है, तो ये होता है KCL। ये KVL का मतलब होता है लूप, मतलब एक लूप बनाना होता है। सो KVL कहते हैं कि इस पूरा पर्टिकुलर एक लूप अगर आपके पास है, उस पूरा लूप में नेट पोटेंशियल EMF या पोटेंशियल ड्रॉप तो अक्रॉस द रेजिस्टर अगर आप ऐड करते हो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और यही वो लॉ है, ये बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऐसे लिख दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है। आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या वर्क में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है या कूलम्ब्स फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। क्यों कंजर्वेटिव होता है? इट इज द रीजन कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये वाला होता है। इसका मतलब अगर आपके पास एक लूप है, जैसे सोच लीजिए ये एक ऐसे है, दूसरा ये है, तीसरा आप ऐसे समझ लेते हैं यहाँ पे ऐसे टाइप का है। सो इसको हम लोग R1 बोल रहे हैं, इसको E1 बोल रहे हैं, इसको E2 बोल रहे हैं, इसको R2 बोल रहे हैं, इसको E3 बोल रहे हैं। कोई भी लूप बना लीजिए, इस डायरेक्शन पे मान लो करंट पास कर रहा होता है। सो जब भी जिस डायरेक्शन पे करंट, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से। मैं क्लॉकवाइज लेना चाहता हूँ, मैं एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहता हूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्या ले रहे होते हैं। सो अगर मैं इस डायरेक्शन पे ले रहा होता हूँ, सो मैं क्या करूंगा, जिस डायरेक्शन पे करंट जाता है रेजिस्टेंस में हमेशा करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। एक ये रेजिस्टर है, सोचिए करंट अगर इस तरफ फ्लो कर रहा है, दैट मींस ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल। दिमाग में ये चीज को फिट कर देना। तो हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल को हम यहाँ पे सिंबलाइज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या, करंट इस तरफ चल रहा है ना क्लॉकवाइज, सो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है? अप लूप में ये यहाँ पे आपको क्या लेना होता है कि आपको पोटेंशियल लिखना होता है। सो पोटेंशियल आप एक काम करते हैं, ABCD, आप ऐसा सोचिए आप ए पे बैठ के आप इस तरफ मूव कर रहे होते हो। आप जिधर मूव कर रहे होते हो किसी भी एलिमेंट का जो भी पोटेंशियल को आप छोड़ रहे होते हो उसके सामने वही साइन लगाना है, जैसे आप जानते हैं ये चीज। सो यहाँ पे सबसे पहले इस पॉइंट को लिखेंगे VA, पॉजिटिव को छोड़ रहे हैं +E3, इसको नेगेटिव को छोड़ रहे हैं सो -I इंटू R1, फिर इसको नेगेटिव को छोड़ रहे हैं E1, इसको पॉजिटिव को छोड़ रहे हैं E2, फिर इसको माइनस को नेगेटिव को छोड़ रहे हैं -I इंटू R2, एंड दैट इज इक्वल टू VA अगेन दोबारा आपको मिला। सो इन दोनों को काट देंगे तो ये पूरा वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ लूप लॉ। और ये किरचॉफ लूप लॉ जो है वो बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन।
किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। चलिए बढ़ते आगे, है ना, कैसे इसको पढ़ाना है। चलो, ये होता है वेस्टर्न ब्रिज। अब वेस्टर्न ब्रिज क्या होता है? ये एक अलग कॉन्सेप्ट भी है। अब यहाँ पे एक टूल भी बोल सकते हैं, बड़ा सिंपल तरीके से इसको सॉल्व भी किया जा सकता है। वेस्टर्न ब्रिज एक्चुअली कुछ नहीं है, एक बर्फी है। तो ऐसे सोच लीजिए, यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है, ये तीसरा रेजिस्टर है, चौथा, और बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टर है। जब भी आपको 5 ऐसे रेजिस्टर दिखता है और ना पैरेलल ना सीरीज, दोनों नहीं दिख रहा होता है, तो उस कंडीशन पे आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि ये वेस्टर्न ब्रिज हो सकता है। तो इसको हम लोग R1 बोल रहे हैं, इसको R2 बोल रहे हैं, इसको R3 बोल रहे हैं, इसको R4 बोल रहे हैं, और इसको R5 बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में ना, यहाँ पे इस R की जगह पे गैल्वेनोमीटर लिख लेता है, और गैल्वेनोमीटर इसीलिए लिखता है कि वेस्टर्न ब्रिज के जो बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज होता है, हमारे सिलेबस में वही है। सो बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज जो होता है उसमें बोला जाता है कि R5 के अक्रॉस कोई करंट पास नहीं करता। दैट मीन्स करंट अक्रॉस R5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम इसको बोलेंगे बैलेंस्ड वेस्टर्न ब्रिज। अब इसीलिए इसमें करंट का वैल्यू 0 है, कौन मेजर करेगा? गैल्वेनोमीटर ही मेजर करता है ना, सो इसीलिए गैल्वेनोमीटर। तो एनसीईआरटी में यही होता है। अब ये कब 0 होता है भाई साहब? कोई भी रेजिस्टर है, उस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट पास कब नहीं करता है? करंट पास जो है, करंट फ्लो जो है वो नहीं कर रहा है। कब? जब ये पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है। सो वेस्टर्न में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये तो हो गया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। इसी के वजह से ही करंट का जो वैल्यू है वो R5 में 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। रेजिस्टेंस है बट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सो करंट इज 0। बिल्कुल समझ में रखना, याद रखना है चीज को। अब ये जो है, ये कंडीशन कब हो सकता है? जब यहाँ पे दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट मीन्स आप बोल सकते हो जब R1 मल्टीप्लाइड बाई R3 इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाइड बाई R4 होता है, तो उस कंडीशन पे ये होता है। सो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो अभी समझ सकते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल दोनों सेम है, तो इसमें कोई करंट पास नहीं कर रहा है। अगर करंट पास नहीं करता तो इसको हटा दो, ये रेजिस्टेंस बचेगा ही नहीं। सो ये इक्विवेलेंट ऐसे सर्किट बनेगा, ऐसे। कहानी समझ में आ रहा है? सो R1, R2, R3, R4, दैट मीन्स ये जो है वो आप सीरीज कॉम्बिनेशन में बोल सकते हैं, और ये जो है वो भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन में बोल सकते हैं। अब इन दोनों फिर पैरेलल हो गए। जो भी आपको इक्विवेलेंट वगैरह पूछे आप निकाल सकते हैं, या फिर करंट पूछ ले, करंट भी आप आराम से निकाल सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल का वैल्यू आपको देख सकते हैं, या फिर जो भी V वगैरह दिया होगा वो डिवाइडेड बाय दिस कर देंगे, तो इस ब्रांच में करंट क्या है वो भी आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, बढ़ते आगे। हाँ सर, अब देखिए यहाँ पे एक सवाल आया, 2025 में सवाल आया था, इसको अपन देख लेते हैं। सवाल को देखिए भाई, सवाल को देखिए। हाँ चलो। करंट पासिंग थ्रू ए बैटरी इज गिवन इन द सर्किट। आपको करंट कितना पास कर रहा है उस सर्किट से, आपको वो बताना है। यानी 2025 में आया हुआ है। ठीक है जी। यहाँ पे कुछ चीजें, अल्टीमेटली आपको क्या पूछा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही पूछा हुआ है। आपको क्या पूछा हुआ है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पूछा हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको, देख लीजिए। ये जो दिख रहा है बॉक्स टाइप का, इसमें आपको सीरीज पैरेलल दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? वेस्टर्न ब्रिज दिमाग में रखिए। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज 7.5, इनको करेंगे 7.5। दैट मीन्स इसको हटा दो, दैट मीन्स इसको हटा दो भाई, इसको हट गया, ये हट गया। अगर ये हट जाता है तो ये सर्किट ऐसे बनता है। मैं जस्ट इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, हालांकि ड्रॉ नहीं करना चाहिए, बिना ड्रॉ करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ जी, यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ इसीलिए मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, हालांकि मैं भी नहीं करता ये सब ड्रॉ, है कि नहीं? चलो भाई, और यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है। ठीक है जी, आपको करंट बताना है बैटरी से कितना होगा। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 and 3 जो है वो 8 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा 4। इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। आप पैरेलल अगर हो गया तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इक्विवेलेंट R1 ले लेते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 12, दोनों का समेशन होगा। सो इसमें आपका हो जाएगा 3 मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 3 हो गया इसका। दूसरा यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1.5 और यहाँ पे दिया हुआ है 5.5। दैट मीन्स ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 7 हो जाएगा भाई। सो आप लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो 7 प्लस 1/3 प्लस 1/8, 8/3।
अब इन दोनों को करेंगे 9/3 मीन्स 3 हो जाएगा, दैट मीन्स आप आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 10 हो जाएगा। अगर आप आर इक्विवेलेंट का वैल्यू 10 हो जाएगा तो यहाँ पे इससे डिवाइड कर लीजिए, 0.5 विल बी योर आंसर। सो हम लिख सकते हैं करंट का जो वैल्यू है वो V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। दैट मीन्स बड़ा बड़ा सिंपल चीजें हैं, आप निकाल सकते हैं इसका वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 0.5 एम्पियर। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। कहानी समझ में आता है? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट वोल्टेज है, आपको दिया हुआ है 50 वोल्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। करंट थ्रू द ब्रांच सी डी, यहाँ पे ये जो सी यहाँ पे डी आपको दिया हुआ है, इसके थ्रू करंट का वैल्यू क्या है बताना है। सो आप इसको आराम से कर सकते हैं। पहले तो आप करंट का वैल्यू क्या है वो निकाल लो। यहाँ पे करंट का वैल्यू, ये दोनों पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? हाँ जी, ये दोनों पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इनका रेजिस्टेंस अलग से निकालो। R1 इसके लिए मिल रहा हूँ, इसको हमने R2 बोलना है। सो R1 का वैल्यू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 और R2 का जो वैल्यू हो गया वो हो जाएगा आपको 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपको 4 डिवाइडेड बाई 3। दोनों को ऐड करेंगे, R1 प्लस 2 R2 का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, बिल्कुल सही बात है। 12 कॉमन ले लेंगे, सो इसमें 9 हो जाएगा और उसमें 16 हो जाएगा, दैट मीन्स 25 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा आपको आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। दैट मीन्स करंट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 12, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं 24 एम्पियर है करंट। कौन सा है ये? बैटरी से निकल रहा होता है इतना। अब यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए, क्या करा दीजिए आप इस पे डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए। अब डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे तो उस हिसाब से आपका करंट यहाँ पे मिलते हुए आ जाएगा। तो इधर का इस ब्रांच का करंट निकाल लीजिए, इस ब्रांच का करंट निकाल लीजिए, बस आपका कहानी हो जाएगा। तो इस ब्रांच में जो भी करंट होगा वो कितना हो जाएगा, इसमें देख सकते हैं इसका करंट जो है वो अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए। यहाँ पे ये उसके I1, ये हो गया आपके लिए I2। सो I1 is to I2 का वैल्यू, I1 is to I2 का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है? 3:1। दैट मीन्स I1 का वैल्यू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 24। सो वैल्यू हो जाएगा आपको यहाँ पे 6 18 18 एम्पियर। ये हो गया आपके लिए I3, ये हो गया आपके लिए I4। मीन्स ये ब्रांच में I1 I2, सो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। सो I3 का वैल्यू जो आप निकालेंगे तो वो 4:2 हो जाएगा, दैट मीन्स 2:1, दैट मीन्स आप लिख सकते हो I4 है ना। सो I3 का वैल्यू मुझे चाहिए 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 24, दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका वैल्यू जो है वो काटेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए भाई, क्या देख रहे हैं आप? यहां से जो वैल्यू आ रहा होता है ये आपको कितना जा रहा होता है? 18, और यहां से जो करंट जा रहा होता है वो 16 जा रहा होता है। दैट मीन्स इस वाले ब्रांच में कितना जा रहा होगा? 18 आया 16 गया, तो बीच में एक और रास्ता है, तो उस रास्ते से कितना जाएगा? 22 एम्पियर चला जाएगा कि नहीं चलाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। तो आपने क्या करें, थोड़ा सा लंबा चला जा रहा है, R1 R2 निकाले, आर इक्विवेलेंट निकाले, जिसमें हमने करंट निकाला। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है। पैरेलल में करंट का वैल्यू जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टर का। बात समझ में आ रहा है? डायरेक्टली पोर्शन 2 तो ये आप समझ सकते हो, और ये ऑप्शन डी जो है वो आपके करेक्ट हो जाते हैं। ये सवाल देखिए, three resistor having resistance R1 R2 R3 are connected as shown in the given circuit। रेशियो आपको I3 डिवाइडेड बाय I1 चाहिए, करंट इन टर्म्स ऑफ इसका करंट आपने देख लिया इधर। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, सो I2 is to I3 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा भाई? R3 is to R2। उल्टा कहानी है, रेसिप्रोकेट। सो I3 का वैल्यू हो जाएगा R2 सॉरी डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 मल्टीप्लाइड बाय I1। होता है कि नहीं होता यार? ये कॉन्सेप्ट से I1 का वैल्यू इधर लेके आ जाइए और R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा होता है आपको? सी ऑप्शन दिख रहा होता है, वहां पे सी भी करेक्ट आंसर दिख रहा होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए ये वाला, यहाँ पे आपको क्या बोला? पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। तो कैसे निकालेंगे? करंट इस तरफ जा रहा होता है, सो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है। देखिए बैटरी में सेल पे हायर पोटेंशियल जो लंबा वाला लेंथ होता है उसमें पॉजिटिव लिखते हैं और छोटे वाले होते हैं उसको नेगेटिव लिखा जाता है। सो ये हो गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो अब यहाँ से लिख लीजिए VA, यहाँ पे हम लिखेंगे -2 × 2, यहाँ पे -3 हो जाएगा, मीन्स इसका पोटेंशियल लिखे हुए है, फिर -1 × 2 मीन्स 2 × रेजिस्टर, ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसमें हमने लिखा, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप इतना हमने लिखा, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप
1 इंटू टू, दैट मीन्स ये इज इक्वल टू वीवी। इसको साइड में लेके आएंगे, -4 हो जाएगा, ये आपको -3 हो गया, ये -2 हो गया, दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं -9 है। हाँ, सो वी ए -9 इज इक्वल टू वी बी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 9। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो यह था हमारा जो भी सवाल है हमने यहाँ पे करा हुआ है, काफी बढ़िया तरीके से हमने इस चीज को कर लिया। और भी क्वेश्चंस अगर आपको करना है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, सर करंट इलेक्ट्रिसिटी और क्वेश्चन करा दीजिए। मोटे तौर पे देखा जाए मैंने सारे टाइप का क्वेश्चंस आपको करा दिया है। और आपको यहाँ पे देखिए बहुत ही ज्यादा, बहुत लोग करते हैं ना आर इक्विवेलेंट करते रहते हैं, बहुत सीख लेते होते हैं, लेकिन आर इक्विवेलेंट से उतना सवाल नहीं आता। एक सवाल आता है या वो भी करंट का ही पूछता है, किरचॉफ लॉ आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला पार्ट आपको पूछता है, लेकिन पहले वाला पार्ट जो रेजिस्टेंस का स्ट्रेच कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इस कंडीशन पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है जी, चलिए फॉर क्लास नोट्स डीपीपी फॉर्मूला शीट्स अपडेट्स ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल का आप दिख रहा होता है यहाँ पे तापादर फिजिक्स नीचे स्लैश आपको क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो ये वर्जन 2 है, नहीं तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं। और ये है आपको डू सब्सक्राइब अगर आप अपना मेडिकल कॉलेज में ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे को फॉलो करेंगे तो मैं ये सारे चीजें आपको आपके साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको और नेक्स्ट क्लासेस वगैरह दिख सके। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, अच्छा लगता है तो लाइक वगैरह कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं कि नहीं। चलिए, क्योंकि मेरा मेन मिशन है कि जितना बच्चे ने फिजिक्स में अटका हुआ है, जो भी बच्चा फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, डरा हुआ है, या जो भी है फिजिक्स के डर सब पैदा हुआ है और फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन पे रुकावट आ रहा है, तो वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आई लव फिजिक्स। और मेरे लव वन को कोई ऐसा नजरिया से ना देखे कि उसके जीवन में जो सपना है, ड्रीम है, वो मेरे लव के वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मैं होने नहीं दूंगा, मैं नहीं चाहता वो। सो इसीलिए मैं फिजिक्स को प्यार करता हूं, जिसकी वजह से आपके साथ ये जो भी फिजिक्स का सारे चीजें हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, सो दैट आप फिजिक्स को बुरा ना पाए। कहानी समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, और अगला हमारा करंट इलेक्ट्रिक का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे मीटर ब्रिज के बारे में बात करेंगे, गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करेंगे, सेल्स का जो कॉम्बिनेशंस वगैरह होगा उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक मैंने होमवर्क दिया था, वो नीचे आप कमेंट करके उसका आंसर बता दीजिएगा, सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।